जी हां, पाकिस्तान को पुलवामा का जवाब दे दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजस्थान के चुरू में भी जनसभा की है। अभी तक क्या कुछ हुआ है, जी न्यूज आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ किया, देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। साथ ही अपनी कविता की कुछ लाइनें भी उन्होंने कही कि देश को झुकने नहीं दूंगा, मिटने नहीं दूंगा, रुकने नहीं दूंगा। तो ये जनसभा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एड्रेस की गई है चुरू में। उससे पहले आज बहुत ही बिजी दिन, इस बड़ी खबर को देखते हुए ऐतिहासिक दिन आप इसे कह सकते हैं, खासतौर पर अगर हिंदुस्तान की लड़ाई की बात की जाए। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, सुनिए आप। मां भारती के वीरों को नमन करते हुए आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, मेरा वचन है भारत मां को, मेरा वचन है भारत मां को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। जाग रहा है देश मेरा, हर भारतवासी जीतेगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। हमें देशवासियों, हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। हमें फिर से दोहराना है और खुद को याद दिलाना है। न भटकेंगे, न अटकेंगे, कुछ भी हो हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आज आपका मिजाज कुछ और लग रहा है। सबसे पहले मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज बोलो, भारत माता की, भारत माता की। आपकी ये भावनाएं, आपका ये उत्साह, आपका ये जोश मैं भली भांति समझ रहा हूं। आज एक ऐसी पल है, आओ हम सब भारत के पराक्रमी वीरों को नमन करें, सर झुका करके नमन करें। आज
चूरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। भाई और बहनों, साल 2014 में विजय शंखनाद युवा संगम के दौरान मैंने मेरे दिल की बात आप सबके सामने रखी थी। मैं 2014 की बात कर रहा हूं और मेरी आत्मा कहती है आज का दिवस उसे फिर से दोहराने का दिवस है कि आजादी के 70 वर्ष बाद राष्ट्र रक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले हमारे अमर शहीदों की याद में देश को राष्ट्रीय समर स्मारक समर्पित किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल राजस्थान के लिए और खास तौर पर चूरू, झुंझुनू और सीकर के इस पूरे इलाके के लिए तो ये इसलिए भी अधिक अहम है क्योंकि आप सभी ने अनेक सपूत देश को समर्पित किए हैं। यहां के हजारों नौजवान सीमा पर राष्ट्र रक्षा में डटे हुए हैं और इसलिए आपका सम्मान, आपकी सेवा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपके इस प्रधान सेवक ने शहीदों के परिवारों से, पूर्व सैनिकों से वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का भी वादा किया था। मुझे खुशी है कि चूरू और राजस्थान के हजारों परिवारों सहित देश भर के 20 लाख से अधिक सैनिक परिवारों को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिल चुका है। देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। आपको याद होगा 2014 में बीजेपी का एंथम भी था। आपको बताते हैं राजस्थान के चूरू में प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा। आज के दिन भारत के वीरों को सर झुकाकर नमन करता हूं, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। आज के खास मौके पर आप जानते हैं एयरफोर्स स्ट्राइक की वो बात कर रहे थे। देश को प्रधान सेवक का नमन। प्रधानमंत्री ने कहा देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। साथ ही भारतवासियों को विश्वास दिलाया कि देश सुरक्षित हाथों में है। और जो बीजेपी एंथम मैं आपसे कह रही थी 2014 में भी ये था कि देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है भारत मां को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। अब नामुमकिन भी मुमकिन है, ना भटकेंगे ना अटकेंगे, देश को नहीं मिटने देंगे। हमारे लिए खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है, प्रधानमंत्री ने कहा। आपकी चुनी सरकार कदम आज दुनिया देख रही है। खासतौर पर एयरफोर्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया। तो जैश के ठिकाने पर भारत की तरफ से जो ऑफिशियल प्रतिक्रिया आई वो विदेश सचिव विजय गोखले की तरफ से आई। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM.
Information regarding the location of training camps in Pakistan and in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir has been provided to Pakistan from time to time. Pakistan, however, denies their existence. The existence of such massive training facilities capable of training hundreds of jihadis could not have functioned without the knowledge of the Pakistan authorities. India has been repeatedly urging Pakistan to take action against the Jaish-e-Mohammed to prevent jihadis from being trained and armed inside Pakistan. Pakistan has taken no concrete action to dismantle the infrastructure of terrorism on its soil. In the face of imminent danger, a preemptive strike became absolutely necessary. In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders, and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking 133 करोड़ भारतीयों का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया है क्योंकि एयरफोर्स ने पाकिस्तान में घुसकर इन स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े कैंप को नेस्तनाबूद कर दिया है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम अभी विदेश सचिव को कहते हुए सुन रहे थे रवि, मौलाना यूसुफ अजहर के बारे में, और ये वही आदमी है जिसने जो कांधार प्लेन ले जाया गया था, जो IC-814 का अपहरण किया गया था, उसके पीछे का मास्टरमाइंड था। और कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है रवि कि इसके बारे में तो भारत ने सूचना पाकिस्तान के साथ 2006 में ही शेयर कर दी थी। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान से तमाम चीज़ें आप शेयर कर रहे हैं और आप देखें तो विदेश सचिव ने बार बार बोला है कि हमने मसूद अजहर से लेकर तमाम बारे में 2001 से लेकर उनके जो इन्वॉल्वमेंट है, 2001 में जो प्लेन हाईजैक से लेकर पहले होता है, उसके बाद पार्लियामेंट अटैक होता है, उसके बाद तमाम चीज़ों से लेकर जितनी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है सब चीज़ें उनके पास शेयर किया गया। लेकिन जब उन्होंने कार्रवाई नहीं की है तब हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। हमें कोई पहली बार नहीं, भारत ने तमाम बार सबूत दिया। अभी 2008 का मामला हो तब आपको सबूत भारत सरकार की तरफ से दिया गया। अभी उरी अटैक हुआ उसके बाद भारत सरकार से सबूत मांगा गया तो भारत सरकार ने सबूत दिया। आपको पठानकोट हमले में भारत सरकार से सबूत मांगा गया तब सबूत दिया। तो हमने सबूतों की कमी कभी नहीं की, उनको सबूत तमाम दिए, लेकिन उन्होंने उस पर कार्रवाई कभी नहीं की। और भारत सरकार अब कार्रवाई करने के लिए मजबूर है और पूरी दुनिया कह रही है आज की डेट में कि भारत को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और भारत उसी सेल्फ डिफेंस के तहत ये कार्रवाई कर रहा है। इस सेल्फ डिफेंस के तहत कार्रवाई आप कब तक केवल प्रूफ देते रहेंगे? और क्योंकि भारतीय की जो जनता है वो सोई, उसमें भी एक नाराजगी है कि सरकार केवल सबूत देती है, भारत की कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर एक प्रेशर भी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को आपको बताना भी है कि आप सिर्फ डराना नहीं जानते हैं, आप मारना भी जानते हैं। तो कहीं ये मैसेज है और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भारत आर्थिक रूप से ही केवल बढ़ नहीं रहा है, भारत हर तरह से सैन्य शक्ति के तौर पर भी इतना सक्षम है कि वो किसी का मुकाबला कर सकता है, किसी का जवाब दे सकता है, मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और खासतौर पर जो आतंकवादी गतिविधि आप देखिए तो प्रधानमंत्री मोदी शायद ही कोई ऐसी रैली हो दुनिया में जहाँ जाते हो जहाँ आतंकवाद की बात नहीं करते हैं। आतंकवाद को खत्म करने के लिए, वो चाहे अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, जिस देश में जाते हैं, अभी साउथ कोरिया गए थे वहां भी इस बात का जिक्र किया। तो हर फोरम पे आपने आतंकवाद के खिलाफ बातें की है और सिर्फ आप अगर आतंकवाद से खुद पीड़ित हो और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या मानेगा दुनिया आपको? तो कहीं ना कहीं दुनिया को एक बड़ा संदेश गया, देश ही नहीं दुनिया को भी आज एक बड़ा संदेश गया है कि भारत झुकने वाला नहीं है, भारत माकूल जवाब देगा। अगर भारत के खिलाफ अगर कोई आप गतिविधि करते हैं, आतंकवादी गतिविधि करें, चाहे किसी तरह से भारत को छेड़छाड़ करेंगे तो भारत छोड़ने वाला नहीं है। मुझे याद है प्रधानमंत्री का बयान, भारत किसी को छेड़ता नहीं है लेकिन अगर भारत को छेड़ोगे तो छोड़ता नहीं है। और ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार कही। पुलवामा अटैक के बाद भी उन्होंने कहा ये गलती जो हो गई है भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी और वो कीमत क्या है आज पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया होगा। लेकिन रवि, अगर मैं इस खबर के लिहाज से बात करूं, सुबह से ये बड़ी कवरेज लगातार हम जी न्यूज पर दिखा रहे हैं, तमाम रिएक्शंस मिल रहे हैं, आपके पास सबसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? क्योंकि भारत हर एंगल से इस खबर पर दबाव बना रहा है, इस खबर के जरिए दबाव बना रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्रीफ किया गया है, पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसकर पाकिस्तान जो आतंकी कैंप चला रहा था, हालांकि ये कहीं भी फॉरेन सेक्रेटरी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान पर अटैक है, उन्होंने JEM के कैंप पर इसे अटैक बताया, उस पर स्ट्राइक बताया। क्या लेटेस्ट है अब?
देखिए लेटेस्ट ये है कि लगातार जैसा आपने भी बताया कि फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से तमाम दुनिया के देशों को ये ब्रीफ किया जा रहा है इसके बारे में। और अभी 5 बजे के आसपास बैठक होगी जो अपोजिशन लीडर्स की, उसमें देश के जो जितने नेता हैं जो कई बार सवाल खड़े करते रहे और सबूत मांगते रहे, उनको भी बताया जाए कि आखिर क्या रहा, किस तरह से ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई गई, किस तरह से सारा अटैक किया गया। और उसके अलावा इसका असर देखिए आप लेटेस्ट में खबर में देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया है। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इमरान खान सेम के नारे लग रहे हैं। तो जो इम्पैक्ट है, जो असर हो रहा है कहीं ना कहीं उधर भी है। इधर आप में खुशी है, आप में एक्टिव है, आप अलर्ट हैं, तो दूसरी तरफ उधर डर का माहौल है, उधर भी उनके लिए खतरा बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं। और अब ये है कि सरकार चाहेगी कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है वो दुनिया को तो बताया जाए, अपने देश के जो नेता हैं उनको भी ब्रीफ किया जाए और साथ साथ पत्रकारों को भी कहीं ना कहीं हर लेवल पर डीब्रीफिंग चल रही है। आप डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से देख लें, उधर से डीब्रीफिंग करके बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि कहीं से कोई गलत चीज़ ना आप उठाएं, गलत खबर ना चलाएं। अभी तक कोई गलत वीडियो नहीं ऐसा पुष्टि किया गया है कि कोई वीडियो आया नहीं आया, लेकिन जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन सही रहे ताकि आप चला सके इन्फॉर्मेशन की क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि इसका कभी से कई लोग अगर बातचीत करते हैं तो कांग्रेस दफ्तर में मैं खड़ा हूं तो कई लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि वाकई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। तो इस लिहाज से आपको जानकारी देना जरूरी होगा और जानकारी के लिहाज से आपको चाहे होम मिनिस्ट्री हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, फॉरेन मिनिस्ट्री हो, उसकी तरफ से जानकारी पुख्ता आएगी तब आप अगर पुख्ता जानकारी चलाएंगे। जिस तरह से जानकारी आ रही है कि भाई मसूद अजहर का जो साला है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, मारा गया है, 6 आतंकी ठिकाने थे उन पे कार्रवाई हुई है, इतने लोग 325 के आसपास आतंकी मारे गए हैं, 25 उनके ट्रेनर यानी 350 के आसपास आतंकी मारे गए हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक एक करके आती जा रही है और धीरे धीरे जैसी खबरें आती जाएंगी तस्वीर साफ होती जाएंगी। और मुझे लगता है कि सरकार भी चाहेगी कि अभी तो विदेश मंत्रालय की तरफ से हो सकता है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी आज या कल में कोई ब्रीफिंग हो, ब्रीफिंग करके डिटेल्स बताई जाए, कुछ चीजें बताई गई जो पब्लिक किया जा सकता है वो बताया जाएगा। सुषमा स्वराज जो है वो राजनीतिक पार्टी जो है उन्हें ब्रीफ करने वाली हैं। साथ ही अब हर किसी की निगाह, इंडिया ये कह तो रहा है ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी, लेकिन सबकी निगाह इस बात पर भी टिकी है व्हाट नेक्स्ट। मैंने थोड़ी देर पहले ये सवाल मनीष से भी पूछा था, ये एक लिमिटेड वॉरफेयर है, कम से कम इस समय ये लग रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या? नहीं देखिए, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई कार्रवाई हो सकती है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम भी इसको रिटेलिएट करेंगे, एक्शन लेंगे। तो क्या एक्शन हो सकता है उसके हिसाब से भारत सरकार की तैयारी की बात करें तो आपने देखा कि 100 के आसपास कंपनी जम्मू कश्मीर में तैनात की गई है, एयरफोर्स की तरफ से पूरी तैयारी है, नेवी पूरी तरह से तैयार है। तो अपनी तैयारी में कोई कमी भारत ने नहीं की है। अगर आप किसी देश के अंदर जाके घुस के मार करते हैं और वार करते हैं और मंगलवार को करते हैं तो आपकी तैयारी पूरी है, आपने पूरी तैयारी की हुई है। और हर तरह से भारत अलर्ट है इस मामले को लेकर कि अगर किसी तरह की गलती अगर दोबारा पाकिस्तान करता है तो पाकिस्तान को फिर से माकूल जवाब दिया जाएगा। और इस बार कहीं देखिए, पाकिस्तान जब भी गलती करता है, जब भी इस तरह का अटैक करता है, चाहे आप आतंकी सेना के कैंप पर करे, चाहे किसी आम आदमी के भीड़ में करे, तो छुप के करता है। हमने छुप के नहीं किया, इसमें तो कह के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने बदला लेंगे और उनको माकूल जवाब मिलेगा। और एक बार नहीं, कई मंच से कह के किया। दर्शकों की इसमें दिलचस्पी भी होगी, ये जो ऑपरेशन हुआ है, जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं 21 मिनट का कुल मिलाकर जो ऑपरेशन हुआ है, कोवर्ट ऑपरेशन, अगर इसे वारफेयर टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसको लेकर और क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस ऑपरेशंस को लेकर यही डिटेल्स आ रहा है कि रात में जिस तरह पूरा प्लान बनाया गया, एक वॉर रूम बना, उसमें मॉनिटर सारी चीज़ प्लान 21-22 तारीख से ही सारी प्लानिंग हो गई थी। पहली मीटिंग आपको याद हो तो 14 तारीख को जब ये घटना होती है पुलवामा अटैक, उसके बाद 15 तारीख को जब बैठक बुलाई जाती है कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी की, तो सीसीएस की जो बैठक होती है पहली, उसी में कहीं ना कहीं सारी प्लान को बना लिया जाता है। और प्लान को बनाने के बाद प्लान को कैसे चॉकआउट करना है, प्लान को कैसे सक्सेसफुल करना है, उस पर प्लान होता है। और 100% मतलब 100% सफल हो, क्योंकि जिस तरह से आपने सर्जिकल स्ट्राइक में 100% सक्सेसफुल किया, अपने जवान गए, स्ट्राइक किया और वापस लौट के गए, उसी तरह का प्लान बनाया कि 100% सक्सेसफुल प्लान हो, इसमें अपने लोगों को कोई नुकसान ना हो, सेना के वायुसेना के जवानों को। तो देखिए किस तरह से वायुसेना का प्लान बनाया गया, कैसे आप इस लेवल पे गए हैं कि पाकिस्तान के राडार में ही आप नहीं आ पाए, आप गए, उनको अटैक किया, लगभग 20 से 21 मिनट आप वॉर वहां करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, ठीक ठाक उनके ठिकाने, जो 3 जगह के ठिकाने हैं उनको बालाकोट से लेकर तमाम जगह को आप तबाह करते हैं और उसके बाद अपनी जगह सुरक्षित चले आते हैं। और इस बीच में लगातार इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, चाहे अजीत डोभाल हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। वही है कि हिंदुस्तान ने जो बार बार जो यूएस की तरफ से भी कहा था, जॉन बोल्टन ने, उन्होंने कहा था इंडिया के पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है।
और हिंदुस्तान ने अपनी उसी राइट का एक्सरसाइज किया है, उसी राइट का इस्तेमाल किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सरकार की तरफ से तो जो मिनिस्टर्स के जरिए, नेताओं के जरिए जो बात सामने आ रही है वो है ही, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी इंडिया बहुत मेहनत कर रहा है। जो विदेशी राजनयिक हैं उनके साथ उन्हें ब्रीफ किया है विदेश सचिव ने, और अभी जो चाइना की प्रतिक्रिया आई है वो बताने के लिए काफी है कि इस समय कैसे पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है, क्योंकि चाइना ये कह रहा है, कुल मिलाकर यही कह पाया कि आप संयम बरतिए। नहीं, बिल्कुल। अगर आप गौर से देखें तो 14 तारीख के बाद से लगातार ही आपने सबसे पहले आपको कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी की बैठक होती है, उसके बाद आप अपोजिशन पार्टी की बैठक बुलाते हैं। पहले अपने देश के सारे नेताओं को बुलाते हैं, उनको बताते हैं स्थिति के बारे में और आगे क्या कार्रवाई करना है इसके बारे में उनसे चर्चा भी करते हैं। और सारी पार्टियां एक सुर से कहती है कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सेना के साथ खड़े हैं, जो भी कार्रवाई हम खड़े हैं। इसके बाद आप शुरू करते हैं दुनिया से बातचीत करना, चाहे अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे रसिया हो, चाहे इजराइल हो, तमाम देशों से आप संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत कर उसके बाद एक माहौल बनाते हैं और उसके बाद अमेरिका से बयान आता है, जो आपने अभी बयान की बात की। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं। थोड़ी देर में पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि जो बड़े मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हो या फिर वित्त मंत्री हो, वो सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाले हैं। पाकिस्तान में हड़कंप की बात लगातार की जा रही है, तो सारे तमाम मंत्री ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हासिल क्या होगा, क्योंकि इस समय दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा साफ दिखाई दे रहा है। भारत डिप्लोमेटिकली अपने एयर स्ट्राइक्स को लेकर राजनयिकों के बीच जा रहा है, दुनिया भर के राजनयिकों के बीच जा रहा है, और दुनिया में हिंदुस्तान की सिचुएशन को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, और ये पुलवामा अटैक के बाद से ही है। साथ ही हम आपको उन कमांडर्स की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिनका सफाया कर दिया गया एयरफोर्स के स्ट्राइक में। इस एयर स्ट्राइक में तो मौलाना अम्मार है, इसमें अभी आपको दिखाया जो कश्मीर में और साथ ही अफगानिस्तान में जो आतंकी हमले हुए थे उसमें उनका ये मास्टरमाइंड रहा था, मौलाना तला सैफ है। जैश पर करारा प्रहार किया गया है। आप इस चीज को अगर आपको समझना है, इस बात को अगर आपको समझना है, तो आप विदेश सचिव के स्टेटमेंट को समझिए। उन्होंने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद लगातार हमारे खिलाफ साजिश रच रहा है, फिदाइन हमलों की फिराक में है, और हमारे पास कुल मिलाकर ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। वो जो टेरर सेटअप जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल यही वो बिल्डिंग है, इमारत है जिसे निशाना बनाया गया। और इसमें थोड़ी देर पहले आपने जी न्यूज़ पर एक और तस्वीर देखी होगी कि कैसे सीढ़ियों पर अमेरिका के, इजराइल के और यूके के, ब्रिटेन के झंडे जो थे। ये देखिए दूसरी तस्वीर भी अब आपके स्क्रीन पर आने लगी। ये बालाकोट में ये तस्वीर है, खैबर पख्तूनख्वा में ये बालाकोट आता है। जैश का सबसे बड़ा जो टेरर कैंप है यहीं पर है। मौलाना यूसुफ अजहर जो है वो इसका हेड बताया जाता है, और ये वही यूसुफ अजहर है जिसने IC-814, आपको याद होगा हिंदुस्तान को एक बड़ा जख्म उससे मिला था 1999, वहीं से मसूद अजहर बचकर निकलने में कामयाब हुआ था। और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, डिप्लोमेटिकली कोशिश की जा रही है, सैन्य तौर पर कहा जाए तो लिमिटेड वॉरफेयर में जितना मुमकिन है वो भारतीय सेना ने किया है, और साथ ही इस ऑपरेशन के बाद से लगातार यूएस के ऑपरेशन जो ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने चलाया था, और जो भारत ने अब ये किया है, ये जो स्ट्राइक्स किए उनका लगातार कंपैरिजन किया जा रहा है। टेक्निकल खामी के चलते रवि की आवाज हम तक क्लियरली नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको हम उस कैंप की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आतंकी अड्डा बोलना चाहिए, कैंप कहना तो बहुत ही जो ये खौफ का अड्डा था जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था, आतंकी अड्डा, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो दूसरी तरफ वो सारे लोग भी जो भारत के मुलजिम हैं, जिन्होंने भारत को किसी भी तरह की चोट की है, उनकी तस्वीरें भी, जिन्हें आज एयरफोर्स के स्ट्राइक्स में, इन एयर स्ट्राइक्स में जहन्नुम में पहुंचा दिया गया है। साथ ही वो हथियार जिनका इस्तेमाल किया गया, लगातार दसों मिराज की बात यहां पर की जा रही है। 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ये, फ्रांस से खरीदा गया। करगिल की जो वॉर थी उसमें बहुत अहम रोल निभाया था इसने, और मेरे सहयोगी आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे ये जो लेजर गाइडेड स्ट्राइक थी उसे कैसे अंजाम दिया गया है, सिलसिलेवार तरीके से किस विमान ने क्या रोल निभाया है इस ऑपरेशन में। कुल मिलाकर 21 मिनट का ये ऑपरेशन, पाकिस्तान लगातार डिनायल में, इस बार भी डिनायल में, कह रहा है कि हाँ पाकिस्तानी जो एयर स्पेस था उसका वायलेशन किया और पेलोड गिराया, और उसके बाद जो भारतीय विमान थे वो भाग खड़े हुए। लेकिन इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग पाकिस्तान के लिए इस समय हो नहीं सकता। भारत जो अपने मंसूबे थे उसमें कामयाब हो गया। रवि त्रिपाठी, पुलवामा अटैक के बाद से ही लगातार इस बात को लेकर ये चर्चा हो रही थी कि कैसे हिंदुस्तान पुलवामा हमले का बदला लेगा।
और कंप्लीटली क्लूलेस रह गया पाकिस्तान इन एयर स्ट्राइक्स को देखकर? देखिए, तमाम तरह के ऑप्शंस थे जिस पर चर्चा हो रही थी। हालांकि लोग ये भी कह रहे थे, जब आमतौर पे आपसे चर्चा हो रही थी तो तमाम तरह की चर्चा होगी कि पाकिस्तान भी बहुत अलर्ट होगा। पाकिस्तान पर अलर्ट कर जाना, घुसकर मार के आना, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आप सोचिए कि सेना ने कितनी तैयारी की है, एयरफोर्स की तरफ से कितनी तैयारी की गई है कि आपको पूरी प्रैक्टिस के साथ पहले प्रैक्टिस किया गया, फिर कैसे अंदर घुसकर कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि किसी के सेना अंदर जाना, बॉर्डर में जाकर उसको मार के आना और सुरक्षित आ जाना, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ आई। अगर खबर की पुष्टि हुई है पहले, तो सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से हुई है, हिंदुस्तान की तरफ से खबर नहीं आई। उन्होंने पहले चिल्लाना शुरू किया कि हमें मार दिया गया, हमारी तरफ अटैक किया गया है। तो ये बड़ी कामयाबी है, क्योंकि उरी अटैक के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हमने बताया था पहले कि हमने अटैक किया है, और पाकिस्तान ने मानने में काफ़ी समय लगाया था। उसको मानने में और कितने लोग मारे गए इसमें हफ्ते लगा दिया, तब पाकिस्तान ने इस बात को कबूला था। आज सबसे बड़ी कामयाबी है कि आपके अटैक का असर ये है कि आज हमसे पहले उन्होंने बताया कि हाँ हमारे ऊपर अटैक हो गया है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमने उनको बचा लिया, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं इस अटैक का ये असर है कि इम्पैक्ट ये है कि आपने पहले पाकिस्तान ने बताया, और आज पाकिस्तान के संसद में हलचल मची हुई, पाकिस्तान के तमाम नेता बयान दे रहे हैं जो उस समय नहीं था। तो ये एक बड़ा अटैक है, और कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक करना, जाके दूसरे के देश के घुस में मारना, ये एक जमाने के बाद, मतलब अमेरिका के बाद एक दिखाता भी है कि भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर के आया दुनिया में। क्योंकि अमेरिका ही नहीं, भारत भी इस तरह का स्ट्राइक कर सकता है अपने दुश्मनों का बदला लेने के लिए। जो हमारे देश में हमला करेंगे उनको हम कहीं भी घुसकर मारेंगे। ये जरूर बात हो रही है कि अभी भी मसूद अजहर निशाने पे होगा, और भारत अभी छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंतिम लड़ाई हो गई, अभी लड़ाई बाकी है। अगर जरूरत पड़ी और हो सकता है सेना के, थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल, और ये पाकिस्तानी मीडिया में ही ये डिटेल है कि जरा सोचिए, रेड अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स हो और हिंदुस्तान के मिराज घुस जाए, ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दें और सुरक्षित वापस लौट आए, तो पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ बता रहा है और हिंदुस्तान की तैयारियों पर भी बहुत कुछ कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कोई भी ऑपरेशन अगर 100% सक्सेसफुल हो और इस तरह की इसकी तैयारी ऐसी हो कि भाई आप अपने लोगों को बचा के वॉर करें। क्योंकि प्रधानमंत्री का अगर बात करें तो आपको याद हो कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जब उनसे किसी इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि हम रात भर इस बात को लेकर चिंतित थे कि हमारे लोग जवान जो गए हैं वो पूरी तरह से अपना स्ट्राइक सक्सेसफुल, अपना जो टारगेट है उसको सक्सेस, ऑपरेशन पूरा करने के बाद वापस कैसे चले आए। तो जब तक वो वापस नहीं लौटे तब तक ये लोग, पूरी टीम जगी हुई थी, चाहे वो आप आर्मी चीफ हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अजीत डोभाल हो। तो ये चिंता भी करना, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि आपको अटैक करके, ये नहीं है कि आपको गंवा के भी कुछ आना है, आपको पूरी तरह से उनको मारना भी और बच के निकल के आना है। तो ये एक स्ट्रेटजी बनी होगी, और इस वजह से देर हो रहा था। कई लोग सवाल उठा रहे थे कि बहुत लेट हो रहा है, बहुत देर हो चुका, पहले 10 दिन के अंदर में उसमें सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, बदला ले लिया गया था। ये भी इंटरेस्टिंग है ना, यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तानी फौज तो ये लगातार डिनाई करती रही, पाकिस्तान सरकार डिनाई करती रही, लेकिन जो लोकल्स थे उन्होंने बाकायदा BBC उर्दू से ये बात बोली है। उन्होंने कहा कि हाँ, जमीन के अंदर एक बहुत गहरा गड्ढा है, अटैक हुआ है और उसमें नुकसान भी हुआ है, जो कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी है। बिल्कुल, मैं सुन रहा था उनको कि जिस तरह से 4-5 लोगों का जो इंटरव्यू BBC ने किया है, और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि लगभग 3-3:30 बजे के आसपास हलचल हुई, 4 से 5 बम धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद कई घर तबाह हो गए हैं, कितने लोग मरे हैं इसके बारे में वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि विमान आया था, विमान की आवाज़ आई है, रात में बमबार्डिंग हुई है, इसकी आवाज़ आई है उनको, और क्या क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पुष्टि करता है, भले सरकार उनकी पुष्टि ना करे, लेकिन ये सरकार ने ये तो माना है कि विमान आपका गया है। तो विमान, ये भी मजाक सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भारत की तरफ से जो विमान भेजे गए थे, ऐसा तो नहीं था कि कहीं टमाटर फेंका गया और टमाटर फेंकने के बाद उनके आतंकवादी उनको लेने आए तो उसके ऊपर से अटैक कर दिया गया। तो तमाम तरह की बातें सोशल मीडिया पे चल रही है कि अगर अब भारत का विमान जाएगा तो फूल बरसाने तो जाएगा नहीं, या तो फिर उनके आतंकवादियों को खाना देने तो जाएगा नहीं। तमाम तरह की बातें चल रही है, लेकिन ये सारे चीज कयास लगाया जा सकता है। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है, ये जो स्ट्राइक्स की गई, प्रिसिशन लेजर गाइडेड स्ट्राइक्स, कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है, लेकिन इमरान खान के अगेंस्ट भी माहौल लगातार बन रहा है। बिल्कुल बनेगा। देखिए, किसी भी देश में जैसे भारत, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ माहौल बनना शुरू हो जाता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक से पहले तमाम तरह की बातें आती थी, चाहे पठानकोट हो, तमाम हमले हो, तो वहाँ भी इमरान खान के खिलाफ माहौल बनेगा, और इमरान खान के लिए मुसीबत होगा, क्योंकि इमरान खान को तमाम बार बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, अपनी बात पर कायम रहूंगा। तमाम बातें उनको बताई गई, ऐसा नहीं है कि उनको छुपाया गया है। अभी भी वो सबूत मांग रहे थे, लेकिन तमाम बातें उनको कई जरिए से, भाषण के जरिए हो, किसी और तमाम जरिए से उनको बताई गई, लेकिन उसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई।
और उसके बाद आप अटैक करते हैं तो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए शर्मसार होने वाली बात है। सेम उनके पार्लियामेंट में सेम के नारे लग रहे हैं। कल ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया पाकिस्तान का इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए कि क्या करना है पाकिस्तान को। तमाम मंत्री उनके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते हैं तो पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव है। केवल ये दबाव नहीं है कि भारत से दबाव है, इंटरनेशनल अगर कहा जाए तो आपने अलग थलग कर दिया है दुनिया से, उनको अलग थलग करने में भारत सफल रहा है। यहाँ पर बालाकोट के बारे में रवि आपसे बात करना चाहती हूँ। थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे धनवा साहब को सोर्सेज के हवाले से कोट किया जा रहा है, उन्होंने 20 और 21 फरवरी को ये टारगेट आइडेंटिफाई करने की बात कही थी और वो भी खैबर पख्तूनवा तक भारतीय वायुसेना के विमानों का पहुंच जाना पाकिस्तान की नींद तोड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी ये कयास लगाया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा भारत जो है पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, उस इलाके में जाके आक्रमण कर सकता है। लेकिन अब जब बात निकल के आई कि भारत तो पाकिस्तान के अंदर घुस गया है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा अटैक है भारत की तरफ से। एक तरह मुंहतोड़ जवाब कहा जाए कि आपके घर में घुस कर मारेंगे, जो बात होती है, जो कहते हैं आमतौर पर, वो है आपके अंदर घर में घुसे हैं और पाकिस्तान के अंदर घुस कर आपने वॉर किया है। अब उसका कितना नुकसान हुआ है ये बताना अलग बात है। जो बातें की जा रही है कि 350 के आसपास आतंकवादी मारे गए हैं और ये भी आपने टारगेट रखा है कि कोई सिविलियन को नुकसान नहीं हो, उनके और किसी लोगों को नुकसान नहीं हो। आतंकवादी जो आपका टारगेट हो, जो आतंकी जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया, उनको आपको टारगेट करना है और उनको आपके घर में घुसा कर छुपा के आप रखेंगे तो आपको मारा जाएगा। जो अमेरिका ने स्टाइल अपनाया बिल्कुल सेम स्टाइल है। जो अमेरिका ने बिन लादेन को आपने छुपा के रखा अपने यहाँ, तो आपके यहाँ उस पर अटैक किया, उनको मारा। तो भारत के पास भी ये सैन्य क्षमता है कि अगर आप भारत पर अटैक करेंगे, भारत पर आतंकवादियों के जरिए हमला करवाएंगे तो भारत भी आपके घर के अंदर छुपे जो आतंकी हैं उनको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो ये भारत ने एक सबूत दिया है। और अगर अभी भी पाकिस्तान नहीं मानेगा तो मैं बताऊं कि जो जिस तरह से तैयारी है भारत सरकार की, जिस तरह से आर्मी नेवी हो चाहे एयरफोर्स की जो तैयारी दिख रही है, अभी भी भारत छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अभी भी भारत के निशाने पे मौलाना मसूद अजहर हैं और उनके अलावा तमाम और आतंकी जो है उनके निशाने पे है। और अभी भी दुनिया ये जान रही है कि भारत जो भी कर रहा है इन आतंकियों को मारने के लिए कर रहा है। भारत की लड़ाई कोई पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान की सरकार से नहीं है, पाकिस्तान की सेना से नहीं है। भारत जो छद्म रूप से पाकिस्तान की सेना लड़ाई लड़ती है इन आतंकवादियों के जरिए, उनसे लड़ाई और हो सकता है जरूरत पड़े तो पाकिस्तान की सेना को भी जवाब दिया जाएगा। जी रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ लगातार। पाकिस्तान में घुसकर यहां पर स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान के पराक्रम की जो बात कही जा रही थी, उस पराक्रम की अब धज्जियां उड़ गई हैं। तो भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में पाकिस्तान में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। तो पाकिस्तान में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। इमरान खान चारों तरफ से घिर चुके हैं। भयंकर आलोचना हो रही है पाकिस्तान सरकार की, पाकिस्तान आर्मी की। और अब से कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी और कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण मोहन, कुछ ताजा अपडेट्स आपको मिले हैं? अदिति, बालाकोट का जो कैंप है ये अगर एरियल डिस्टेंस देखें तो एलओसी से लगभग 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा और अगर ग्राउंड डिस्टेंस है लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी। बड़ा मशहूर और बहुत पुराना कैंप है जैश ए मोहम्मद का। दौराए ख़ास जो जैश आतंकवादियों के लिए एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, 60 दिन की, वो यहाँ पर होती है। और बड़े कई ऐसे आतंकवादियों का नाम आ रहा है जिन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग ली। इसमें मसूद अजहर का बेटा भी शामिल है, अब्दुल्ला, और अब्दुल रशीद गाजी, जिसका नाम पुलवामा के मास्टरमाइंड के तौर पर आ रहा, उसने भी यहीं ट्रेनिंग ली है। बालाकोट ट्रेनिंग कैंप में बैट जो पाकिस्तान आर्मी की जो बैट बॉर्डर एक्शन टीम के लोग हैं वो वहाँ ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से एलओसी के आसपास भारतीय सैनिकों की चौकियों पर हमला करना है और उनके ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ करनी है वो करनी है। ये जो बालाकोट का कैंप है इसमें करीब 6 से 7 बैरकें बताई जा रही हैं कि जिसमें होती हैं, यानी बड़ी तादाद यहाँ पर आतंकवादियों की रहती है। ख़ास बात यह अदिति कि पिछली सर्जिकल स्ट्राइक में जो एलओसी के आसपास के ठिकाने थे वहाँ निशाना बनाया गया था 5 से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर पर। लेकिन बालाकोट बहुत दूर है, खैबर पख्तूनवा प्रांत में है। इतने अंदर जाकर स्ट्राइक करना और सही सलामत वापस आ जाना, बहुत सफाई से ये ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छी इसकी प्लानिंग की गई होगी और बहुत ही अच्छी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया होगा। क्योंकि 5 से 6 मिनट से ज़्यादा उस पाकिस्तान के एयर स्पेस में रहे नहीं होंगे ये फाइटर जेट। उतनी देर में टारगेट तक पहुंचना, रडारों को धोखा देना
और टारगेट पर अचूक हमला करना और उसको बर्बाद करना और फिर सुरक्षित वापस आ जाना निश्चित तौर पर बहुत बड़ा कारनामा है। कृष्ण मोहन, पुलवामा अटैक के बाद से ये तय था कि भारत कार्रवाई करेगा, लेकिन जिस तरीके से आज सुबह ये कार्रवाई हुई, मानते हैं कि हर लिहाज से भारत की बहुत बड़ी जीत है? यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई थी तो उसके बाद लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बातें हो रही थी, लेकिन जो भी रणनीतिकार हैं, जो भी सैन्य मामलों के जानकार हैं, वो जानते थे कि सरप्राइज एलिमेंट ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक में है नहीं, यानी उसमें चौंकाया नहीं जा सकता उस जाकर। और हम लोगों ने जी न्यूज़ में ये खबर भी दिखाई थी कि पिछले 1.5 महीने में पाकिस्तानी सेना के अफसरों ने LOC का लगातार दौरा किया है, यानी उन्होंने ज़मीन पर सारी तैयारियां, सारी चौकसी कर रखी थी। इसलिए उनको चौंकाने का एक ही जरिया था, वो था कि एक बहुत ही शानदार एयर स्ट्राइक जो कि हुई। 4 से 5 मिनट का खेल रहा होगा मिराज 2000 की रफ्तार को देखते हुए, 4 से 5 मिनट का ये मामला रहा होगा, लेकिन 150 किलोमीटर तक अंदर जाना, टारगेट को तबाह करना, और वो भी ऐसा टारगेट चुनना। जाहिर सी बात है कि इसमें रॉ का इनपुट रहा होगा, इंटेलिजेंस एजेंसियों का इनपुट रहा होगा, इस कैंप की लोकेशन बहुत अच्छे से समझी गई होगी, इस कैंप की इंपॉर्टेंस समझी गई होगी, और उसके बाद इस कैंप को टारगेट के तौर पर चुना गया होगा और लगातार अंदर जाना, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एयर स्पेस की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे इंतजाम किए होंगे। फाइटर जेट्स से लेकर एयर डिफेंस मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, हर चीज़ का इंतजाम रहा होगा जी। उन सारी चीज़ों को धोखा देना और वापस लौट कर आ जाना बहुत अच्छा ऑपरेशन ही माना जाएगा अदिति, बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा इसे। जी कृष्ण मोहन, बने रहिए हमारे साथ रवि भी जुड़े हैं। रवि, 2019 के लिए मोदी सरकार ने नारा दिया, मोदी है तो मुमकिन है, और आज जिस तरीके से भारत ने ये हमला किया, कहीं ना कहीं यहां पर ये नारा बहुत फिट हो गया। जी बिल्कुल, देखिए जब आप नारों के मुताबिक काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि वाकई ये लोग वो जो बोलते हैं उसमें सच्चाई है, जो काम जो कहते हैं सिर्फ नहीं है, करते भी हैं। और आज प्रधानमंत्री ने देखा अपने भाषण में हाथ जोड़ के कहा कि भारत जो है जिनके हाथों में आपने दिया है, भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं पहले दिन से, 14 तारीख को अटैक होता है, 15 तारीख को सुबह सुबह प्रधानमंत्री बयान देते हैं कि बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान ने की और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, आतंकवादियों को कहीं भी छुपे उनको मारा जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। तो आप कहते ही नहीं है लगातार। मैं तो देख रहा हूँ कि शायद ही कोई ऐसी रैली हो, शायद ही ऐसी कोई सभा हो चाहे जिस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गए उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया हो। आमतौर पे आदमी चुप बैठ जाता है अगर उसको डाउट हो तो, लेकिन प्रधानमंत्री को पूरा भरोसा था कि वो इसका पूरा बदला लेंगे और पूरी तरह से कहीं ना कहीं हर तरह से जो बात अपने चुनाव के दौरान वो कहते थे 2014 से पहले कि 1 का बदला 10 से सर से लिया जाएगा, तो उसको करके दिखाया है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक जमीन से घुस के मारा, अब आपने एयर स्ट्राइक किया, आपने हर तरह से पाकिस्तान को ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान अगर गलती करेगा तो हर तरह से केवल 5 किलोमीटर नहीं 150 किलोमीटर के से आपके सीमा में घुसकर भी वार किया जाएगा, आपके जो आतंकी उनको मारा जाएगा किसी भी तरह से। तो एक बड़ा संदेश है और ये एक मैसेज है कि केवल बोलना नहीं है, जो बोलना है वो करके दिखाना भी है। और भारत के इस हमले के साथ ही रवि, विपक्ष के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया है मोदी को इस मामले में किसी भी तरीके से घेरना। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पहली बार ऐसा है कि जो अटैक हुआ है उसमें पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले बयान आता है कि ऐसा भारतीय वायुसेना के लोग घुसे हैं और घुस चले गए, हालांकि उनके लिए। उसके बाद राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं वो सबसे पहले सेना को बधाई देते हैं। बने रहिए रवि।